नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका बीपीएससी स्टडी पॉइंट में। हमारा मॉडर्न इंडिया लेक्चर सीरीज के अंतर्गत 13वां लेक्चर है ये। इसमें हमने ऑलरेडी देख लिया था, अभी हमारा कर्नाटिक वार चल रहा है, जिसमें हमने कर्नाटक का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध दोनों, फर्स्ट कर्नाटक वार और सेकेंड, दोनों को हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। जिसमें एक बार थोड़ा रिकैप कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। पहला कर्नाटक का जो युद्ध था वो विदेशी परिस्थिति के कारण उत्पन्न हुआ था, ऑस्ट्रिया का युद्ध, ठीक है। और उसका अंत भी विदेशी संधि एक्सला-सेप्पल की संधि के बाद हुआ था, ठीक है, 1748 ईस्वी में। दूसरा कर्नाटक युद्ध जो है वो भारतीय स्थितियों के कारण उत्पन्न हुआ था और इसका अंत भी भारत के पांडिचेरी के संधि के बाद हुआ था 1755 में। तो ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई, ये पूरा का पूरा बैकग्राउंड था। हमने एक और चीज़ देखा था कि पहले कर्नाटक युद्ध में जो फ्रांस थे वो फ्रांसीसी एक बड़ी शक्ति बनकर के उभरे, क्योंकि उनकी स्थिति बहुत, वहां पर ब्रिटिश उनके सामने नहीं थे। लेकिन द्वितीय जो कर्नाटक का युद्ध हुआ है उसमें फ्रांसीसियों के शक्ति का, उनके इमेज को बहुत नुकसान हुआ, बहुत लॉस हुआ, ठीक है ना। और यहाँ पर अंग्रेजों की शक्ति बढ़ती हुई दिख रही थी, अंग्रेज अपेक्षाकृत मजबूत स्थिति में आ रहे थे। और ये जो तीसरा कर्नाटक वार होता है इसमें धीरे धीरे जो फ्रांस होते हैं, फ्रांस की शक्ति पूर्ण रूप से छीन कर दी जाती है और अंग्रेज जो धीरे धीरे अपने शक्ति में आ रहे थे वो महाशक्ति के रूप में उभर जाते हैं। और यही वो बार है, यही वो युद्ध है जहां के बाद एक चीज कंफर्म हो गया कि भाई अब यूरोप का अगर कोई देश भारत में शासन करेगा या भारत में व्यापार करेगा या अपना साम्राज्य विस्तार करेगा तो वो ब्रिटेन होगा, इसके अलावा और कोई देश नहीं हो सकता है। ये चीज इस बार से कंफर्म हो चुका था, ठीक है, बात आगे समझ में। तो अब हम लोग इस कर्नाटक वार के चीजों को अलग अलग पहलू को देखते हैं। इसमें वही कब, क्यों, कैसे, कहां, ठीक है ना, वो हमारा सवाल आएगा और वही सवाल को एक एक करके सॉल्व करेंगे और इसके रीजन से लेकर के कंक्लूजन तक सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से देखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। एक मिनट, हमारा स्लाइड आएगा। हाँ, ये देखिए तीसरा कर्नाटक वार यहाँ पे। चलिए सबसे पहले इसका देख लेते हैं पीरियड क्या है। तो 1756 से 1763, 1756 से 1763, कहीं कहीं आप इसको देखेंगे 1758 से 1763, ठीक है। एक्चुअली ये जो तीसरा कर्नाटक वार था ना, ये भी एक्सटेंशन था यूरोपीय युद्ध का। यूरोप में शक्तियां आपस में लड़ रही थी। एक्चुअली हुआ क्या था कि 1758 ईस्वी में, कब, 1758 ईस्वी में यूरोप में अंग्रेज और फ्रांस, इसके बीच में एक सप्तवर्षीय युद्ध 7 ईयर वार स्टार्ट हुआ था। तो 7 ईयर वार क्यों स्टार्ट हुआ होगा? तो चूंकि उस समय हर एक देश अपना कॉलोनी डेवलप कर रही थी, ठीक है ना, उस समय तक औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, तो हर लोग चाहता था कि हमारा कॉलोनी हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार में मुनाफा खाएं। तो उसी चीज़ के कारण यूरोप में आपस में वर्चस्व के लिए आपस में लड़ाई हो रही थी और उस लड़ाई का नाम दिया गया है 7 ईयर वार, सप्तवर्षीय युद्ध। और उसी युद्ध का एक एक्सटेंशन भारत में भी देखने को मिलता है, जो भारत में फ्रांस की शक्ति को उखाड़ फेंकती है और ब्रिटिश नाम के एक शक्ति का अभ्युदय हो जाता है, जो बाद में भारत पर लगभग 200 सालों तक शासन करते हैं, ठीक है। ये पूरी की पूरी। तो ये जो कर्नाटक वार, जो सप्तवर्षीय युद्ध स्टार्ट होता है कर्नाटक वहाँ यूरोप में, वो 1756 में स्टार्ट होता है, वो चलता है 63 तक, 1756 से 63 तक। तो इस कारण ये माना जाता है वही छद्म युद्ध इधर भी होते रहता है। तो ये माना जाता है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध भी 1756 से 63 तक चलेगा। लेकिन कई लोग ये भी बोलते हैं कि 1758 के बाद तीसरा युद्ध स्टार्ट हुआ, क्योंकि 1758 में काउंट डी लाली नाम का एक फ्रांसीसी गवर्नर को गवर्नर बनाकर भारत में भेजा जाता है। क्यों बनाकर भेजा जाता है, इसकी पृष्ठभूमि क्या हुई थी? तो देखिए, जब 1756 में लड़ाई हो गई उधर सप्तवर्षीय युद्ध, उसमें ब्रिटेन भारत में एक मजबूत स्थिति में आ चुका था। ब्रिटेन एक भारत में मजबूत स्थिति में आ चुका था और 1757 में आपको पता है कि प्लासी के युद्ध में वो बंगाल जैसे अति समृद्धशाली प्रांत को, अति समृद्धशाली प्रोविंस को जीत चुका था।
अंग्रेज, और वहाँ से राजस्व वसूलने का अधिकार, बहुत सारे पैसे और बहुत सारी टेरिटरी मिल चुकी थी उसे। इसके साथ ही साथ है, ठीक है, इसके साथ ही साथ 1757 में फ्रांसीसियों का एक बस्ती बंगाल में हुआ करता था, जो हम पहले लेक्चर में बताए भी थे, चंद्रनगर। ये बस्ती फ्रांसीसियों का हुआ करता था। इस पर भी अंग्रेज अधिकार कर लिए 1757 में। अब जब फ्रांसीसियों की बस्ती पर एक तो बंगाल पे अधिकार कर लिए, तो अंग्रेजों की शक्ति बढ़ गई, उनके पास पैसा बढ़ गया, उनका महत्वाकांक्षा बढ़ गया, ठीक है ना, उनका सारा सोच सब कुछ बढ़ गया उनका। और उसके साथ साथ वो क्या कर लिए, चंद्रनगर में फ्रांसीसियों के बस्ती पर अधिकार कर लिए। अब ये फ्रांसीसियों की स्थिति, तो एक काउंट डी लाली नाम का गवर्नर को यहाँ पर भेजा गया फ्रांसीसी गवर्नमेंट द्वारा। काउंट डी लाली था, ऐसा नहीं उसके पास योग्यता नहीं थी, लेकिन उतना दूरदर्शिता नहीं था, और वो बहुत गुस्सैल टाइप का और बहुत जल्दीबाजी में आकर कोई काम करने वाला आदमी था, अड़ियल टाइप का था, ठीक है ना। और इसका खामियाजा भुगतना पड़ा कि वो फाइनली हार जाता है और फ्रांस की हार हो जाती है। तो काउंट डी लाली को यहाँ पर मुख्य रूप से किस लिए भेजा गया था कि भाई जो फ्रांस का भारत में स्थिति गड़बड़ हो रही है, तो आप जाइए और उसे सुधारिए और अंग्रेजों को हराइए, और फ्रांस का जो अपना अस्तित्व खत्म होते जा रहा है भारत में, उसको बनाकर रखिए। तो काउंट डी लाली यहाँ पर आता है 1758 में, और फोर्ट सेंट डेविड मद्रास के पास में साउथ में होता है, उस पर आक्रमण कर लेता है। जो अंग्रेजों का किला होता है उस पर आक्रमण करके 1758 में आते के साथ अधिकार कर लेता है। बोला चलो ठीक है भाई, आ जाओ, अधिकार कर ही लिया तो कोई बात नहीं। अब अधिकार कर लिया, उसके बाद तंजावुर में भी काउंट डी लाली ने क्या कर लिया, अटैक कर दिया, तंजावुर में भी अपना कंट्रोल कर लिया। लेकिन घेरा तो बहुत समय तक के वो घेरा करके रखा, कंट्रोल करने का कोशिश किया, लेकिन इसको कवर नहीं कर पाया काउंट डी लाली, और इसका फायदा अंग्रेजों को ही मिल गया। लास्ट में तंजावुर का घेरा लाली को हटाना पड़ा। उसी समय एक कहानी हो जाती है, एक मिनट मैप देखिए, मैप से आपको समझ में आएगा। ये कहानी हैदराबाद यहाँ पे है, यहाँ पे कर्नाटक है। आपको लास्ट लेक्चर में हमने बताया था, आप कभी भी देखिए तो तीनों लेक्चर एक साथ देखिए। लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध के उपरांत हैदराबाद में फ्रांस का कंट्रोल आ जाता है, मतलब जो यहाँ के नवाब होते हैं वो फ्रांस के कारण बनते हैं, तो यहाँ पर फ्रांस की कठपुतली सरकार बन जाती है, और कर्नाटक जो है अप्रत्याशित रूप से ब्रिटिश के अंडर कंट्रोल आ जाता है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध के समय फ्रांस का एक यहाँ पर कमांडर होता है जिसका नाम बुस्सी होता है। क्या? बुस्सी, बहुत काबिल कमांडर होता है। वो बुस्सी हैदराबाद में रहता है, और वो हैदराबाद को अपने कंट्रोल में रखे रहता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही काउंट डी लाली तृतीय कर्नाटक युद्ध के समय आता है, तो काउंट डी लाली हैदराबाद से किसको, बुस्सी को बुला लेता है। हैदराबाद से बुस्सी को क्या कर लेता है, बुला लेता है। बोला कि भाई तुम आ जाओ मद्रास में घेरा डालेंगे और मद्रास में अंग्रेजों को हराएंगे। इसलिए बुस्सी चूंकि एक बहुत अच्छा और बहुत योग्य सेनापति होता है, तो उसे बुला लिया जाता है। कहाँ? हैदराबाद से मद्रास। अब ये हैदराबाद क्या हो गया, हैदराबाद खाली हो गया। अब हैदराबाद खाली हो गया, और यही माना जाता है कि लाली का सबसे बड़ा भूल था बुस्सी को बुलाना। आप कहीं भी देखिएगा ये लाइन एकदम यही लाइन लिखा रहता है कि लाली का बुस्सी को हैदराबाद से मद्रास बुलाना बहुत बड़ी भूल थी, जिसका खामियाजा फ्रांस को अपने हार के रूप में चुकाना पड़ा। क्योंकि बुस्सी को बुलाने के बाद यहाँ पर शून्य की स्थिति उत्पन्न हो गई, और अंग्रेज तुरंत इस स्थिति का पूरा फायदा उठाए और इसको अपने कंट्रोल में कर लिए। इसको क्या कर लिए? अपने कंट्रोल में कर लिए। और यहाँ पर ये चूंकि देखिए फ्रांस यहाँ से निकल गया, और यहाँ पर उस समय शासक कौन था, हमने बताया था सलवत जंग। तो सलवत जंग डर गया, अब भाई फ्रांसीसी तो निकल गया, यहाँ पर बुस्सी निकल गया, अब हमको बचाएगा कौन? अब ये डर से सलवत जंग भी अंग्रेजों के पक्ष में हो गया। तो ये पूरा हैदराबाद किसके कंट्रोल में चला गया? अंग्रेज के। कर्नाटक तो था ही था अंग्रेज के कंट्रोल में। अब ये यहाँ से कहानी गड़बड़ होना स्टार्ट होती है, और धीरे धीरे बहुत सारे लड़ाइयाँ होती है, ठीक है ना। उन लड़ाइयों में एक 1759 में भी लड़ाई होती है अंग्रेज और किसके बीच में? फ्रांसीसी के बीच में, ठीक है ना। और वहाँ पर हार जाती हैं। और इसी बीच 1760 में, कब, ये ध्यान रखिएगा, ये ईस्वी सन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1760 में
अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच एक लड़ाई होती है जिसे बांडीवास का युद्ध कहते हैं, और इस युद्ध में फ्रांसीसियों को बुरी तरीके से पराजित किया जाता है। एक सवाल ये भी आता है कि 1707 के बंडीवास के युद्ध में अंग्रेज की तरफ से सेनापति कौन था? तो अंग्रेज की तरफ से सेनापति कौन था? जनरल आयरकूट। कौन था? आयरकूट। ठीक है, तो ये आयरकूट था, और इनके और जो बुस्सी था, बुस्सी के बीच में लड़ाई होती है, काउंट डी लाली के बीच में लड़ाई होती है, और ये लाली की जो सेना होती है वो हार जाते हैं। तो 1760 का बांडीवास का युद्ध जो है वो यूरोपीय देशों के में फ्रांस का अधिकार करने का पूरा सपना को चूर चूर कर देता है। पूरे सपना को क्या कर देता है? चूर चूर कर देता है। ये देखिए 1760 का बैटल ऑफ बांडीवास, जहां पर फ्रेंच जो है वो क्या हो जाते हैं? हार हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपको बताते हैं कि या एक मिनट आइए, यहां पर मैप में देखिए, समझिए। ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे मद्रास है, और मद्रास के नीचे जो लाल एरो है वहाँ पे बांडीवास लिखा हुआ है। ठीक है, मद्रास के नीचे यहाँ पे बांडीवास लिखा हुआ है। एक मिनट, कहाँ गया? हाँ, ये देखिए, ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, मैं कलर चेंज करता हूँ, ब्लू। ये देखिए, ये आपका मद्रास हो गया, यहाँ पे ये बांडीवास हो गया, और इसी के जस्ट नीचे पौंडीचेरी था, सॉरी इसके बीच में पौंडीचेरी था। ठीक है, अब ये पौंडीचेरी मद्रास यहाँ पे ऊपर में हो गया। मद्रास पे अंग्रेजों का कंट्रोल पूरा का पूरा। बांडीवास 1760 में जीत लिया अंग्रेज। अब ये यहाँ से पौंडीचेरी पर कंट्रोल करना बहुत आसान था। अब यहाँ पर ये इसके आसपास का इलाका अंग्रेजों के कंट्रोल में हो गया, तो पौंडीचेरी बहुत आसानी से अंग्रेज कवर कर लिए, अंग्रेज अपने कंट्रोल में कर लिए। कब कर लिए? 1761 ईस्वी में। तो एक सवाल हमेशा आते रहता है कमीशन में कि क्या अंग्रेजों का कभी अधिकार रहा है पौंडीचेरी पे? क्योंकि हम लोग जानते हैं पौंडीचेरी एक सेंटर था किसका? फ्रांसीसी का। चंद्रनगर बंगाल में सेंटर था किसका? फ्रांसीसी का। लेकिन 1757 में चंद्रनगर पे और 1761 में अंग्रेजों का अधिकार हो गया किस पे? पौंडीचेरी पे। और यहीं पे माहे, यनम, ये सब जगहों पर भी अंग्रेजों ने क्या कर लिया? अधिकार कर लिया, और फ्रांसीसियों का खत्म हो गया कहानी। और इस तरीके से फ्रांसीसियों का भाग्य अंत कर दिया जाता है। और यहीं पर उसी समय सप्तवर्षीय युद्ध का भी अंत हो जाता है यूरोप में। तो सप्तवर्षीय युद्ध अंत होने के कारण यहाँ पे इसका भी खत्म हो जाता है। वहाँ पर सप्तवर्षीय युद्ध ट्रीटी ऑफ पेरिस से खत्म किया जाता है 1763 में। ठीक है, और वो यहाँ पे भी खत्म हो जाता है युद्ध। लेकिन अब चूंकि फ्रांस हार गए थे, उनकी शक्ति छीन हो गई थी, तो संधि का शर्त यह था कि भाई तुम फ्रांसीसी, अब तुम कोई भी इलाका जीतने का कोशिश नहीं करोगे, कोई राजनीति में हिस्सा नहीं लोगे, सिर्फ तुम एक ट्रेडिंग कंपनी बन के रहो, सिर्फ व्यापार करो। न तुम उसका किलेबंदी कर सकते हो, न सेना रख सकते हो, न किसी के साथ कुछ भी कर सकते हो, कोई मतलब नहीं, सिर्फ तुम व्यापार करो और निकलो यहाँ से। तो यहाँ पर फ्रांसीसी के पूरी स्थिति को पूर्ण रूप से पंगु बना दिया गया था। ठीक है, अब वो सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी बनकर यहाँ रह गए। ठीक है, अब इनके हारने का कारण क्या था? चूँकि फ्रांस की गवर्नमेंट कंपनी थी, इसका कंट्रोल कुछ ज़्यादा रहता था। इकोनॉमिकल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी जितनी अंग्रेजों की थी। अंग्रेजों के पास में बंगाल जैसा समृद्ध राज्य मिल गया था। उसके बाद मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी उतना अच्छा नहीं था जितना अच्छा क्लाइव जैसे लोग यहाँ पर थे। यहाँ पर डुप्ले को बुला लिया गया था। काउंट डी लाली अति आक्रामक था, तो ये फ़ायदा उनको मिला नहीं। बंगाल अंग्रेजों को मिल गया था, बंगाल जैसा कोई और देश फ्रांसीसी के पास में था नहीं। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें थी जो अंग्रेजों के फेवर में था, और फाइनली जो है वो फ्रांस यहाँ हट गए। और इसका पूरा अब ये एक चीज़ समझ में आ गया कि भाई यूरोपीय शक्तियों में सिर्फ ब्रिटेन ऐसा है जो भारत पे अब आगे अधिकार रख सकता है, बाकी कोई नहीं है। तो यहाँ से ब्रिटेन का भाग्योदय स्टार्ट हो जाता है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरीके से भारतीय टेरिटरी को अंग्रेज अपने अंडर कंट्रोल लेते हैं। धन्यवाद।